अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू शारा दस्तूर। मैं हूं मोना आलम। तमाम देखने वालों को वार्म वेलकम। नाजरीन, कौमी सलामती पॉलिसी तो तश्कील दे दी गई है और इसका कुछ जो हिस्सा है वो पब्लिक की डोमेन में उसको पब्लिक भी कर दिया गया है, लेकिन कुछ हिस्सा पब्लिक नहीं भी किया गया है। और लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि जियो स्ट्रेटेजिक जो पिवट था पाकिस्तान का, जो शुरू रोज से रहा है, रोज़े अव्वल से रहा है, उसको तब्दील होना, दुनिया के साथ चलना बहुत ज़रूरी था, उसको तब्दील किया गया है। और जियो स्ट्रेटेजिक से पिवट है, इसको जियो इकोनॉमिक्स की तरफ अब ले जाया जा रहा है, जो कि एक नीड ऑफ द आवर था। पूरी दुनिया इस जानिब बहुत पहले की जा चुकी है। पाकिस्तान इसमें वो वाली बात है कि देर आए दुरुस्त आए, इसमें पाकिस्तान को जाने में इस जानिब यकीनन ताखीर हुई। लेकिन नाजरीन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी इसकी पजीराई की है। उन्होंने भी इस कौमी सलामती पॉलिसी के पूरे इस डॉक्यूमेंट को सराहा है कि फाइनल टाइम ये कि हम एक ऑन पेपर हैं एटलीस्ट बहुत इंपॉर्टेंट अपने कोर इश्यूज और पॉलिसी साजी के मामलात को लेकर। लेकिन नाजरीन, थोड़ा सा इसके आगे अगर बढ़ें तो ऑब्वियसली कोई भी पॉलिसी हो तो वो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव उसी सूरत में होती है, उसकी टोटलिटी भी उसी सूरत में होती है जब वो पॉलिसी, किसी भी तरह की पॉलिसी हो, वो पार्लियामेंट से और जो इलेक्टेड मेंबरान हैं उनसे आकर गुजरे। ऑब्वियसली पार्लियामेंट को कितना ऑन बोर्ड लिया गया है, ये एक दरअसल जरूरी सवाल है जो कि हम आज पहले सेगमेंट के तहत टेबल करने जा रहे हैं। जाहिर है जो इस पॉलिसी के जुज हैं उनके बारे में तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उनकी इंप्लीमेंटेशन, उसकी जानिब कैसे जाया जाएगा, क्या पॉलिसी हमें इस हवाले से कोई क्लियर रोड मैप देती है, ये एक ज़रूरी सवाल है। और जो पार्लियामेंटेरियंस की इन्वॉल्वमेंट है, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की इन्वॉल्वमेंट है, तमाम तरफ पाकिस्तान के जो सियासी अस्करी स्टेक होल्डर्स हैं, तमाम की क्या मुश्तरका राय से इसको तश्कील दिया गया है, ये कुछ सवालात हैं जो कि हम इसके साथ साथ इसी पहले सेगमेंट के तहत टेबल करने वाले हैं। अपोजिशन का नाजरीन मौक़िफ़ बड़ा सामने वाज़े होकर आया है कल, और जब उन्होंने ये बात की तो दरअसल ये मौलाना फजलुर रहमान साहब की बात थी और उन्होंने पीडीएम के प्लेटफॉर्म से दरअसल ये बात की। इसमें अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब की भी बात शामिल थी और पीपल्स पार्टी भी ये अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट यानी सेनेट में बात उठा चुके हैं कि इसको पार्लियामेंट क्यों प्रेजेंट नहीं किया गया। दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से नाजरीन ये कहा जा रहा है कि जो कौमी सलामती कमेटी थी, जहां पर सबसे पहले इस हवाले से ब्रीफिंग होनी थी और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने तमाम जो एनएससी के अरकान हैं उनको ब्रीफ करना था, उसका तो पार्लियामेंट की ही जाहिर है वो कमेटी है, लेकिन उसका तो अपोजिशन ने बॉयकॉट कर दिया था और उसमें तो साफ इनकार कर दिया था अपोजिशन ने कि वो इसमें हिस्सा नहीं लेंगे। और फिर उस पर्टिकुलर मीटिंग में वाकईतन अपोजिशन ने हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत की तरफ से ये कहा गया कि उन्होंने अपोजिशन को मनाने की, आमादा करने की खासी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। लेकिन दूसरी तरफ नाजरीन अपोजिशन ये कहते हुए नजर आते हैं कि इससे पहले जितने भी एनएससी के इजलास हुए, क्योंकि उसमें प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं थे, तो लिहाजा इस वजह से अपोजिशन कहते हैं कि हमें भी क्योंकि प्राइम मिनिस्टर से सवाल करने होते हैं, तो लिहाजा अब जो एनएससी मीटिंग है उसका हम बॉयकॉट कर रहे हैं। नाजरीन, ये तो जो एक टू एंड फ्रो है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान वो चल रहा है, लेकिन इन एसेंस इसका पार्लियामेंट से होकर आना कितना ज़रूरी है, कितना ज़रूरी था, इस पर डॉक्टर मोईद यूसुफ ने भी एक रद्द अमल दिया है और उन्होंने कहा है कि इसको वेलकम करते हैं अपोजिशन को वो, कि उसके अंदर अपोजिशन अपने तमाम तर जो व्यू पॉइंट्स हैं, अपनी तजावीज़ हैं वो शामिल करें और जितना इसके ऊपर बात होगी उतना हम इस पॉलिसी को बेहतर बना पाएंगे। मोईद यूसुफ साहब ने, एनएसए ने वेलकम तो किया है नाजरीन इस स्टेप को, लेकिन इसके लिए फोरम क्या होगा और क्या गवर्नमेंट एक दफ़ा फिर अपोजिशन को इस हवाले से अप्रोच करने जा रहे हैं, और क्या अपोजिशन अपनी पहले की जो उनकी एक जिद थी उसको छोड़कर क्या अपोजिशन भी ताउन करेंगे कि चलें एक ये ज़रूरी पेपर है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है और कौमी सलामती का मामला है, तो लिहाजा इस हवाले से हुकूमत के साथ क्या अपोजिशन अगर उनको दोबारा अप्रोच किया जाए तो बैठने को तैयार होंगे। तमाम उमूर पे बात करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट इसके अंदर जो इंक्लूड ये करती चलूँ कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी हालिया स्पीच में भी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से ये कहा कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है। ये एक बड़ा ज़रूरी नाजरीन तस्करा है, गिवन द फैक्ट कि हम इस वक्त एक बहुत मुश्किल IMF प्लान से गुजर रहे हैं और उनकी शराइत इस वक्त पाकिस्तान पर लागू हैं। तमाम तर मामले पर बात करने के लिए नाजरीन मुझे इस सेगमेंट में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर रिफत हुसैन, यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियो से मेरे साथ तशरीफ़ फरमाएं। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। नाजरीन, लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम मुझे ज्वाइन कर रहे हैं बजरिया स्काइप, अ वेरी प्रोमिनेंट वॉइस ऑफ द PMLN। आप वॉर वेटरन भी हैं, ज़ाहिर सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। और नाजरीन, जनाब जैन कुरैशी मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असेंबली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं आप, और बजरिया स्काइप आप मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। मैं आपकी तरफ शॉर्टली आती हूँ, लेकिन डॉक्टर रिफत हुसैन से बात का अगर नाजरीन हम आगाज़ करें और पहले एक थोड़ा सा इन टोटलिटी इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, इस डॉक्यूमेंट के बारे में हम लोग जान लें।
डॉक्टर साहब आप बताइएगा, हाउ डू यू सी दिस, आपका क्या इस पे इनिशियल असेसमेंट या रिमार्क है? जी शुक्रिया मोना। मेरे ख्याल के अंदर ये पाकिस्तान में जैसे कहा गया, क्लेम किया गया कि पहली दफ़ा हम एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को बना के लोगों के सामने पेश कर रहे हैं और लोगों के सामने इस दस्तावेज़ की शक्ल में पाकिस्तान की जो पॉलिसी गाइडलाइंस हैं कौमी सलामती के हवाले से, उनके ऊपर जो है बहस भी हुई है और उसको लोगों के सामने पेश रखा गया। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का ये बड़ा अहसन इकदाम है। लेकिन जो मुख्तसर में बात करते हुए जो मेरी रिजर्वेशन ये है कि जब हम कौमी सलामती की बात करते हैं तो उसके अंदर पूरे दो ख़ास तौर पर जब हम ये कहते हैं कि कौमी सलामती जो है उसका तल्लुक़ बराह रास्त लोगों की सिक्योरिटी से है, लोगों की ज़रूरियात से है, लोगों के तकाज़ों से है। तो इस हवाले से जब हम ये बात करते हैं, रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो फिर ये लाजम हो जाता है कि लोगों के जो नुमाइंदे इस वक्त तमाम पार्टियों की सूरत में जो कि पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं, उनका भी इसके लिए ओनरशिप का होना बड़ा ज़रूरी है। ये सिर्फ अगरचे ये मोहित साहब की बात ये सही है कि वो नेशनल सिक्योरिटी की जो कमेटी जो है उसके हवाले से भी और नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के हवाले से भी बिलअमूम उन्होंने बात किया कि एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है। लेकिन एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है तो उसमें जब हम लोगों के सामने हम ये डॉक्यूमेंट, जिसको मैं हाफ डॉक्यूमेंट कहता हूँ क्योंकि उसके कुछ हिस्से जो हैं लोगों के सामने नहीं रखे गए, और वो भी एक बड़ी एक एनामली है कि पूरी दुनिया में कभी नहीं होता कि आप एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाएं और उसके हवाले से कुछ हिस्से जो हैं वो आप जो है वो उनके ऊपर बहस करने से उसको एक्सक्लूड कर दें। लेकिन चलें, अगर ये भी अगर एक तकाजा है तो मेरे ख्याल के अंदर लोगों की ज़रूरत है, लोगों की ओनरशिप की बड़ी ज़रूरत है और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का इसके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होना बहुत ज़रूरी है। अगर जो एग्जीक्यूटिव का प्रेरोगेटिव है ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन पार्लियामेंट के हवाले से ख़ास तौर पर जब आप पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो इसके बारे में लोगों की और के तहफ़्फ़ुज़ात उनका सुनना, उनके बारे में कहना, और जब आपने 5 साल के लिए पॉलिसी इनिशियली बनाई है तो उसको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि इस लंबे अरसे के दौरान अगरचे हुकूमतें तब्दील होती भी रहेंगी और इलेक्शन भी अगले साल आने वाले हैं, तो हो सकता है कि यही पार्टी वापस आ जाए या इसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से भी मैं समझता हूँ कि बड़ी मुशावरती अमल की ज़रूरत है और उसमें जितने भी लोग होंगे उनकी शमूलियत इस वजह से भी ज़रूरी है कि इट इज़ ए पॉलिसी विच इज़ मेंट फॉर देयर कंजम्पशन और हाँ। उनकी ज़रूरियात के मुताबिक है। लेकिन डॉक्टर साहब ये इसके साथ साथ एक ज़रूरी एक और ये भी बात है कि आप इसको जो इन एसेंस देखते हैं इस पॉलिसी को, एक तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन पर नाजरीन हम बात कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इसके आगे भी हम लोग बढ़कर जो पार्लियामेंट के हवाले से बात है वो तो ऑब्वियसली हम इसी राउंड में उसको डिस्कस करते हैं। मैं जनरल साहब की तरफ अगर बढ़ूं, जनरल साहब टू यू फर्स्ट, आप बताइएगा आप इसको कैसे देखते हैं? एक तो ये कि फाइनली वी हैव वन थिंग ऑन द डॉक्यूमेंट, लेकिन ये कि क्या आपको नहीं लगता कि अपोजिशन को मुश्तरका तौर पर बॉयकॉट नहीं करना चाहिए था जब एनएससी में बुलाया जा रहा था आप तमाम को और कहा जा रहा था कि आपको इस हवाले से ब्रीफ किया जाएगा? तो गालिबन अगर आप वहां पर आते और फिर आप तब ये बात कंसेंसस डेवलप करते, वहां जाहिर है जो आपकी सिविल लीडरशिप तो होनी ही थी और साथ साथ अस्करी क़यादत भी थी, वहां पर अगर आप ये बात करते पार्लियामेंट ले जाएं तो क्या वो बेहतर ना होता? सर जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, ये जो कौमी सलामती का ये जो डॉक्यूमेंट है ये अनडाउटेडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किसी भी कंट्री के अंदर। कौमी सलामती एक बिग कैनवस होती है जिसके नीचे उसकी बड़ी डायमेंशंस हैं और आप अपने सर्वाइवल के लिए, अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सोवरेनिटी को डिफेंड करने के लिए सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं। ये पहले जब जंग अजीम 1 हुई या 2 हुई तो या उससे पहले भी तो टोटल काइनेटिक एनर्जी के ऊपर और अस्करी ताकत, आपके जहाज, आपके टैंक, आपकी सी पार वो यूज होती थी और समझा जाता था कि यही आपकी सिक्योरिटी है। लेकिन दूसरी जंग अजीम के बाद फिर स्पेशली अमेरिका में कांग्रेस ने ये रियलाइज किया कि नई कौमी सलामती का कैनवस जो है वो मिलिट्री स्ट्रेटजी या मिलिट्री की जो आपकी ऑपरेशनल स्ट्रेटजीज है इनसे बहुत बड़ा है। और वेरी राइटली थर्ड वर्ल्ड कंट्री में तो ये कॉन्सेप्ट लेटली आया। हम भी पाकिस्तान में पहले डिफेंस पॉलिसी के ऊपर चलते थे और डीसीसी बैठ के इसको देखती थी वगैरह वगैरह। तो मैं ये कहता हूँ कि ये गवर्नमेंट का एक ऐसा कदम है
कि इन्होंने इस चीज को आगे चलाया जो 2014 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इस पे काम शुरू किया था। तो इसके अंदर 6-7 साल लगने के बाद ये हुआ, ये पहले आ जाना चाहिए था, जैसे हम एग्री करते हैं, और इसके बाद इसके ऊपर आगे फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होनी है। आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके सवाल के जवाब की तरफ मैं आऊंगा कि ये जो होती है ना पॉलिसी, जी जी, ये सेट ऑफ रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं। पॉलिसी जो है वो प्रिंसिपल ऑफ एक्शन है कि आपने ब्रॉडर कॉन्सेप्ट आप देखते हैं जिसके अंदर, और उसके बाद होती है स्ट्रेटेजी, वो है फिर आपका जो एक्शन प्लान है, दैट इज हाउ यू वांट टू अचीव दोज। फिर आप उस ओवरऑल पॉलिसी की गाइडलाइन के अंदर रहते हुए आप अपने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, आप अपना एक विजन सामने रखते हैं और उसको आगे चलते हैं। उसमें सीक्रेसी हो सकती है, लेकिन पॉलिसी की जो गाइडलाइंस है, आई फेल टू अंडरस्टैंड कि इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी किस हद तक थी। अगर आपने पार्लियामेंट में डिस्कस भी करना है तो ओपन करना चाहिए। अभी मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आता हूं कि जब पार्लिमानी कमेटी आ गई तो वो ब्रीफ करना चाहते थे मोहित साहब, तो ये क्यों नहीं आए? देखिए, बात ये है कि एक पार्टी में 80 रुकन है या 90 रुकन है, उनका पार्लिमानी लीडर उधर बैठ के बात सुनता है और कुछ कहता है। He himself is not totally equipped to really comprehend everything. हर जमात के अंदर एक्सपर्ट्स हैं बहुत सारे, और हर बंदे का ये राइट है। आप ये देखिए कि प्रेसिडेंशियल एड्रेस होता है साल में एक दफा, हम तकरीबन 2-2 हफ्ते उसको डिस्कस करते रहते हैं। एवरी मेंबर गेट्स ए चांस। और लेकिन जनरल साहब, क्या बेहतर ना होता कि अगर आप ये जो रिजर्वेशन है, अगर आप एनएससी में शमूलियत कर लेते, आई मीन द ऑपोजिशन, वहां पर आप ये बात करते, वहां सिविल क़यादत भी थी, अस्करी क़यादत भी थी। हाँ, बात आप क्या करते? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को रिक्वेस्ट करते कि हम पार्लियामेंटेरियन है, हमारी बेतौकीरी हो रही है, तो आप ना प्राइम मिनिस्टर था ना मिनिस्टर्स थे। बात ये है ना मोना, आपको ये भी देखना है कि हम सब इलेक्टेड लोग हैं। ये जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है, ये सिटीजन सेंट्रिक है, और सिटीजन्स की जो नुमाइंदगी है वो पार्लियामेंट करती है, वेदर दे आर इन पावर और दे आर नॉट। सही, फेयर एनफ सर। लेकिन उस वक्त जो आर्गुमेंट आप लोग ले रहे थे या ऑपोजिशन ले रहे थे, वो ये नहीं था। वो उस वक्त तो ये कह रहे थे कि क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं आए इस वजह से हम नहीं आ रहे, या प्राइम मिनिस्टर ने हमें डायरेक्टली मदऊ नहीं किया। उस वक्त एक दूसरी बात की जा रही थी। नहीं, मैं अभी बता रहा हूँ, दोनों रीजंस है। एक तो मैंने बताया ना प्राइम मिनिस्टर था ना मिनिस्टर्स थे, और अगर लेट से लीडर ऑफ द अपोजिशन वहां बैठा है और पार्टियों के लीडर्स हैं और वो को पॉइंट उठाते हैं, बड़े जेन्युइन पॉइंट्स हैं, और वो उसके आर्मी की लीडरशिप उसका जवाब देती है, तो प्राइम मिनिस्टर जो चीफ एग्जीक्यूटिव है कंट्री का, जो कि इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग दैट हैपेंस और डज नॉट हैपन इन द कंट्री, उसका एक अपना विजन और एक स्टेटस होता है। वो उसको एनालाइज करके उनको फाइनलाइज करता जाता है कि यस, और देन मे बी सर्टेन करेक्शंस लगाता है। तो जब प्राइम मिनिस्टर ही नहीं है, वो अपनी हद तक समझेगा कि ये नहीं है, तो दैट इज द रीजन वो नहीं गए थे। अभी भी मैं ये कहता हूं कि इस पॉलिसी को ड्राफ्ट समझ के इसको पार्लियामेंट के जॉइंट सेशन में 2 हफ्ते 3 हफ्ते डिस्कस हो और इसको फाइनलाइज करके, और उसके बाद ये बड़ी अच्छी बात है, हम आगे चलें और फिर इसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी हो। पॉलिसी बनाना इज नॉट इनफ। आप इकोनॉमी सेंट्रिक आप कह रहे हैं, इकोनॉमी की हालत आपको पता है, आप सोवरेनिटी की बात कर रहे हैं। करेक्ट। मैं जरा जनरल साहब इसी बात पे आगे बढ़ूं, क्योंकि इकोनॉमी के साथ जो इंटर रिलेट कर रहे हैं हम सिक्योरिटी को, वो एक बड़ा जरूरी जुज़ है, उसके ऊपर हम मजीद बात करेंगे। लेकिन जैन साहब, मैं जाहिर है अब आपकी तरफ में आई हूं, क्योंकि आपने अब सुन लिया है कि दरअसल ऑपोजिशन का क्या व्यू पॉइंट, और अब ऑपोजिशन क्या समझते हैं कि अब वो क्यों ये आपसे मांग कर रहे हैं कि अब आप इसको पार्लियामेंट में लाएं, और आपने क्यों सीक्रेसी रखी है। ये बड़ा एक सिंपल स्ट्रेट सवाल है जैन साहब, इसका जवाब फरमाइएगा। फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी ये बात कर चुके हैं कि हम फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बनाएंगे कौमी पॉलिसी और खारजा पॉलिसी। तो क्या इतना जरूरी पेपर आपको नहीं लगता कि पार्लियामेंट प्रेजेंट होना चाहिए था? राइट, जैन साहब को रिकनेक्ट करते हैं हम, और ये बड़ा ज़रूरी सवाल है जो कि उनसे पूछने वाला है। लेकिन आप बताइएगा डॉक्टर साहब, ये तो अब जाहिर है आपने एक बात सुनी है, लेकिन एक कॉम्प्रिहेंसिव पेपर के तौर पर हम इसको देख रहे हैं। इन एसेंस आप इसको कैसे देखते हैं? आई मीन इन टोटलिटी। एक तो ये बात पार्लियामेंट की तो अपनी जगह है जिसके ऊपर हम तमाम ने बात की है, लेकिन अदर देन दिस आप कैसा देखते हैं इस पूरे पेपर को, जो जियो पॉलिटिक्स से हम जियो इकोनॉमिक्स पे आए हैं? ये हमारे लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा इन टाइम्स टू कम? जी देखिए, ये बड़ा एक फैशनेबल चीज़ हो गई है कि
जियो पॉलिटिक्स को छोड़ के हम जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाएं, और हमें जाना भी चाहिए। लेकिन देखना ये है कि क्या हमारे सरहदों की जो सूरत हाल है, अफ़गानिस्तान की को ले लें, या इंडिया जिस तरीके से वो जारियत कश्मीर के हवाले से कर रहा है, वर्किंग बाउंड्री के हवाले से भी ताल्लुक़ है, तो क्या ये इसकी वजह से पाकिस्तान का के बॉर्डर सिक्योर है? मैं ये सवाल रखना चाहता हूँ कि क्या पाकिस्तान के बॉर्डर सिक्योर हैं? अगर वो बॉर्डर सिक्योर हैं तो फिर पाकिस्तान को जियो इकोनॉमिक्स की तरफ भी जाने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। और किसी को भी इसमें दो राय नहीं हो सकती कि इकोनॉमिक्स और आपके मुल्क की जो कौमी सलामती है, जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है, जिसको हम जियो पॉलिटिक्स का नाम देते हैं, उसका बराह रास्त आपस में तल्लक है। ये दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं। और इस डॉक्यूमेंट की खूबसूरती को मैं ये कहूँगा कि इसके ज़रिए उन्होंने कम से कम ये बताया है कि जियो इकोनॉमिक्स इज़ इंटेग्रली लिंक्ड विद योर जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, जो कि बॉर्डर की सिक्योरिटी के हवाले से बड़े ही इम्पॉर्टेंट है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान की के बॉर्डर सिक्योर नहीं है, अगर पाकिस्तान के लोग भी अंदरूनी या बैरूनी ख़तरात के लिए उनका चैलेंज उनके सामने है, तो क्या इन चैलेंजेस के होते हुए पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शन रह जाती है कि वो जियो इकोनॉमिक्स की तरफ जाए? और जियो इकोनॉमिक्स आपको पता है कि वो एक टर्म ही नहीं है, उसका मतलब ये है कि आपको एक लार्जर पाकिस्तान की जो एंटिटी है उसको सिक्योर करने के लिए उसकी जियो इकोनॉमिक्स की तरफ हमें हाथ बढ़ाना चाहिए। और उसके अंदर बॉर्डर ट्रेड भी है, उसमें तमाम जो पाकिस्तान के हमसाए हैं उनके साथ मुआशी और कमर्शियल रिलेशनशिप हैं। करेक्ट। तो उन चैलेंजेस का भी हमें साथ साथ मुकाबला करना है। और ये एक मेरे ख्याल के अंदर ये एक बड़ा एक कनंड्रम है कि जो पॉलिटिक्स इस वक्त पाकिस्तान को जिन अंदरूनी और बैरूनी ख़तरात का सामना है, उसके वजह से पाकिस्तान को जो पॉलिटिकल थिंकिंग भी अपने सामने रखनी चाहिए या उसको पाकिस्तान को शिफ्ट करनी चाहिए अपना फोकस। ये मेरे ख्याल के अंदर एक बहुत ही बहस तलब बात है, और उसके ऊपर जितनी भी जो बहस हो सके, जितनी भी इस पर मुशावरत हो सके, उसका करना बड़ा ज़रूरी है। बट आई एग्री विद यू कि इन द करंट सर्कमस्टांसेस, जैसा कि सेंटर कयूम साहब ने भी कहा, कि इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी के अंदर इतनी मुश्किलात हैं, इतना IMF डिपेंडेंट है, कर्जाजात का बोझ बढ़ा हुआ है, और वो ऑफ एंड ऑन एंड ऑन, वो उस बहस में मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन क्या इन तमाम स्ट्रक्चरल बॉटलनेक्स के होते हुए पाकिस्तान के लिए क्या मुमकिन है कि वो अपना जो है वो एक ट्रेड ऑफ कर सके पीपल्स सिक्योरिटी और टेरिटोरियल सिक्योरिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट? राइट। लेकिन इसमें जो एकेडेमिया का रोल है, मैं उसके बारे में भी आपसे मजीद जानूंगी डॉक्टर साहब, कि आप कितना समझते हैं कि एकेडेमिया को इस तमाम बहस में इन्वॉल्व किया गया? क्योंकि जो हुकूमत कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि तकरीबन 7 साल से इसकी तैयारी हो रही थी। जनरल साहब, जो ये इकोनॉमी का ताल्लुक है सिक्योरिटी से, ये बताइएगा सर, ये तो वजीर आजम ने अभी रिसेंटली अपनी एक स्पीच में बात की कि ये दोनों इंटर रिलेटेड हैं। उन्होंने ये भी कहा कि IMF के पास कोई खुशी से नहीं जाता और ये एक मजबूरी होती है जिसकी वजह से जाना पड़ता है। तो एक जो इस हवाले से कंस्ट्रेंट्स हैं या जो मजबूरियां हैं उनको तो स्पेल आउट किया जा रहा है। मुझे याद ये पड़ता है सर कि आपकी हुकूमत का जब एंड टेन्योर था टुवर्ड्स द एंड ऑफ 2017 एंड अर्ली 2018, उस वक्त के DGISPR ने एक तकरीर की थी जिसमें उन्होंने ये बात की थी कि इकोनॉमी और सिक्योरिटी इंटरलिंक्ड है। आपकी जमात की तरफ से उस वक्त क्यों इसके ऊपर सर इतनी तनकीद की गई थी और बहुत इसको एक एजिटेशनल तरह से लिया गया था कि ये ऐसा इसका एक इंप्रेशन लिया गया था कि गोया ये कि आपसे कोई जो मिलिट्री लीडरशिप है वो कोई आपको मॉक कर रहे हैं इस बात पे कि जो इकोनॉमी के हाल खराब थे या करंट अकाउंट खसारा ज्यादा था। तो उस वक्त इसको इस इंप्रेशन से क्यों लिया गया था? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि चोली दामन का साथ है। मजबूत मईशत आपको मजबूत डिफेंस फोर्सेस देगी और आप अपने जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए ये इंटर रिलेटेड है। आप ये देखें कि सोवियत यूनियन कितना मजबूत था मिलिटरीली, लेकिन इकोनॉमिकली डाउन हुआ तो पीछे जाता गया। तो ये बात तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अगर आपको थ्रेट हो बॉर्डर्स के ऊपर तो आप उनसे गाफिल हो जाएंगे। यानी ये जो लग्जरी है ना इस टर्मिनोलॉजी की, ये सुपर पावर्स के लिए है, जो पहले तो रिजीम चेंज के लिए चढ़ दौड़ते थे,
आप अपने जहाज भेज दिए, एटम बम मार दिया, ये वो। अभी वो कहते हैं कि लड़ाई वगैरह नहीं करते हम, हमें इकोनॉमिकली स्ट्रेंगुलेट करते हैं दूसरी कंट्रीज को और अपने आप को इकोनॉमिकली मजबूत करते हैं। मसलन अभी चाइना की पॉलिसी है कि वो मुआशी लिहाज से एक स्ट्रांग पावर दुनिया में बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो सुपर पावर बन जाएगा। अमेरिकन ने अभी रियलाइज किया है कि दे आर स्पेंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स जंगों के अंदर और इकोनॉमी उनकी और डेट के अंदर वो नीचे चले गए हैं। तो ये लिंकिंग तो जरूर है, लेकिन आज जो हमारी पोजीशन है ना इकोनॉमी की, वीक इकोनॉमी की, उसकी वजह से आपके डिफेंस के ऊपर भी एडवर्स इंपैक्ट पड़ सकता है। उसकी वजह यह है कि जब आप बजट डिफेंस का फ्रीज करेंगे बिकॉज आपके पास फंड्स नहीं है और आपको जो थ्रेट है वो सो पोटेंट है कि राफेल जहाज वो ले रहा है, S-400 सिस्टम ले रहा है, वो टैंक और हर चीज उसकी टोटल ओरिएंटेशन अगेंस्ट पाकिस्तान है चाइना का नाम लेके। तो आपने दो तरीके हैं इसको खत्म करने के। पहला जो मौजूद तरीन तरीका है वो तो है डिप्लोमेसी, सुपीरियर डिप्लोमेसी एंड एक्सटीरियर मनूवर, जिससे आप इन थ्रेट को डिफ्यूज करें बेहतरीन बैनुल अक़वामी दोस्ती और यारी बना के और हालात को बेहतर करके। लेकिन अगर वो ना हो तो साथ आप अपना वो हथियार जरूर रखें कि जब बैनुल अक़वामी सतह पे इंसाफ नाम की कोई चीज नहीं है, यूनाइटेड नेशन एक जो है वो पोस्ट ऑफिस है, और उस वक्त जब आपका कोई आप अपने आप के ऊपर है तो कम से कम अपनी, और जो पाकिस्तान की अल्लाह के करम से आज वो स्ट्रेंथ है कि हम अपना दफा कर सकते हैं, हमारे जारहियत के अजाइम तो है नहीं। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि यस, उस वक्त ISPR के जो थे DG, उन्होंने ये कहा था कि इकोनॉमी का, और आप उस हिस्से में न जाएं क्योंकि उस वक्त ये देखा गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने जाके इकोनॉमी पे ब्रीफिंग वगैरह लेनी शुरू की थी। मैं ये कहता हूं आज तो उससे वर्स्ट सिचुएशन है, आज तो उससे ज्यादा जोरदार तरीके से पूरी कौम कह रही है कि जी आपकी अगर इकोनॉमी डाउन है तो फिर यही मेरा अर्ज है जनरल साहब कि अभी आप जो बात कर रहे हैं, अभी तो ये मतलब प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं ना, वो तो उनकी तरफ से भी ये बात रीआइटरेट की जा रही है कि सिक्योरिटी और इकोनॉमी इंटरलिंक्ड है। बट बैक इन द डे जब ये बात की गई थी तो आपकी जमात की तरफ से इसको काफी एजिटेशनल तरह से लिया गया था। एजिटेशनल कहने की जरूरत नहीं है, मैं आई डोंट थिंक सो। मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइम मिनिस्टर क्या तो रहे हैं, लेकिन आपने देखना अमली तौर पे कर क्या रहे हैं। मतलब ये है कि आप इकानून की हालत जो जिस हालत में पहुंच गई है, आपका ये ख्याल है कि उस वक्त जो रिएक्शन था वो उसकी जगह ये देखना चाहिए कि अभी क्या किया जा रहा है। मैं जरा जैन साहब से पूछती हूँ ये बात। जी जैन साहब, आपसे पार्लियामेंट, जी जैन साहब, आई होप आपको मेरी आवाज पहुंच रही है। हेलो जी जैन साहब, जी जैन साहब, आपको अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं पार्लियामेंट का सवाल आपकी तरफ दोबारा ले जाना चाहूंगी क्योंकि पार्लियामेंट से ही रिलेटेड मेरा आपसे उस वक्त भी सवाल था। गालिबन मेरी आपको ऑडियो उस वक्त नहीं शायद मौसूल हो रही थी। पार्लियामेंट में क्यों नहीं इसको ले जाया गया? ये बड़ा एक क्लियर कट और स्ट्रेट सवाल है जो कि आपसे हुकूमत से ऑपोजिशन कर रहे हैं। NSC में तो आप प्रेजेंट करना चाह रहे थे इसको, लेकिन पार्लियामेंट आप इसको ले जाएं क्योंकि ये इतना कॉम्प्रिहेंसिव पेपर है, तमाम के नॉलेज में ये होना चाहिए, सिर्फ NSC के चंद अरकान के नॉलेज में नहीं। राइट, जैन साहब के साथ मेरे ऑडियो अभी भी कनेक्ट नहीं हो रहा है। आई विल स्टिल ट्राई टू रिकनेक्ट के ये एक बड़े ज़रूरी सवालात हैं जो कि हमें हुकूमत से इनके जवाबात चाहिए। डॉक्टर साहब, ये तमाम बहस अपनी जगह, लेकिन ये कि जो एकेडेमिया का रोल था उसके बारे में भी आप फरमाइएगा क्योंकि हुकूमत ये कह रहे हैं कि सिंस मैनी ईयर्स ये इस पूरी चीज़ के ऊपर डेलिब्रेट कर रहे थे। क्या एकेडेमिया के लेवल पर भी, यू बीइंग एन एकेडमिशियन योरसेल्फ, आपको लगता है कि इसके ऊपर सफिशेंट बहस डिबेट हुई है? मेरे ख्याल के अंदर कुछ एकेडेमिया को तो उन्होंने कंसल्ट किया है बकौल उनके मुजी यूसुफ साहब के कि उन्होंने तकरीबन 600 जो वर्कशॉप्स करवाई हैं, कुछ हिस्से लोगों के सामने रखे भी हैं, लेकिन पब्लिकली इंटेलेक्चुअल डिबेट का होना और उससे जो इनपुट आपको मिलती है मेरे ख्याल के अंदर इस पॉलिसी के अंदर वो नहीं गई है। ख़ास तौर पे जब हम सिक्योरिटी और डेवलपमेंट के हवाले से एक पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं कि अगर अमेरिका की अगर आप नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को भी इस वक्त देख लें, अगर से अमेरिका एक सुपर ताकत है, उससे हमारा कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन मॉडल के तौर पर अगर आप देखें तो उन्होंने भी इकनॉमिक सिक्योरिटी को बिल्कुल सेंटर के अंदर रखा हुआ है और फिर साथ उन्होंने होमलैंड सिक्योरिटी की बात की है, फिर साथ उन्होंने वैल्यूज़ की बात की है। तो पाकिस्तान का
अलमिया ये है कि पाकिस्तान अभी तक जिन दिफाई मामलात के साथ वो उलझा हुआ है, बॉर्डर की सिचुएशन की मैंने बात की है, नेबर्स के साथ ताल्लुकात हैं, तो उनमें से कोई भी ऐसा मसला नहीं है जिसको हम हल करने में कामयाब हुए। इजाजत दीजिएगा, मैं जरा जैन साहब से दोबारा बात करने की कोशिश करूं। मैं आपके फिर नुक्ते की तरफ लौटती हूं, आप मुकम्मल कीजिएगा फिर। जी जैन साहब, आई होप कि मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है। अब ये पार्लियामेंट से रिलेटेड मेरा सवाल है, मैं आपसे फिर अर्ज करती हूँ, पार्लियामेंट इस पेपर को क्यों नहीं ले जाया गया? ऑपोजिशन ये कह रहे हैं एनएससी तक ले जाना सफिशिएंट नहीं था, क्योंकि वहां तो सिर्फ चंद अरकान हैं और पूरे पार्लियामेंट को इसमें ऑन बोर्ड होना चाहिए। रादर तमाम पार्टीज को कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस कन्वीन करके तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड होना चाहिए, जो कि अभी तक नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोना, थैंक यू सो मच। कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज थी जिससे ताखीर हो गई, बट थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखिए, जहां तक तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का सवाल है, तो मेरे समझ में पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा एक डॉक्यूमेंटेड पॉलिसी आई है जिसने एक 4 साल का प्लान दिया गया है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया गया है। अब आप कहते हैं कि जिसको पार्लियामेंट में लेके जाना चाहिए, आई बिलीव इन पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, बिल्कुल जाना चाहिए, बट हमारी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी के 2 हिस्से हैं। एक ऑब्वियसली एक क्लासिफाइड इन नेचर है और एक नॉन क्लासिफाइड इन नेचर है। आपने मोदी यूसुफ साहब का बयान सुना होगा, ही सेड कि मैं बिल्कुल चाहता हूं कि पार्लियामेंट में डिबेट हो, हेल्थी डिबेट हो। मुझसे पहले जो साहब अर्ज कर रहे थे, मैं उनकी बात से इत्तेफाक नहीं करता, और इसलिए नहीं करता कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी आज की नहीं बन रही, ये 2014 से बन रही है, और 2014 से लेकर आज तक हर एकेडमिक फोरम के ऊपर, पाकिस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के अंदर, मुख्तलिफ थिंक टैंक्स के अंदर, सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, सबके साथ ये शेयर होती रही है, सबका फीडबैक आता रहा है, और उसके बाद फिर ये नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनी। इसी के साथ साथ जितनी भी हमारे पार्लियामेंट्री लीडर्स हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मेंबर्स हैं, उनके साथ गाये बगाए मीटिंग होती रही है, एक्सटेंसिव मीटिंग्स होती रही हैं, जिसमें सिविल और मिलिट्री लीडरशिप दोनों साथ रही है। तो उन सब की मुशावरत के साथ, उन सब के नोटिस में डालते हुए, उसके बाद ये एक बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट आया है। जी जैन, लेकिन ये आप जो बात कर रहे हैं, एक तो ये 2-3 चीजें हैं। एक बात इसमें यह है कि इसमें सीक्रेसी अभी भी कुछ कंपोनेंट्स की है, जिसके ऊपर अभी डॉक्टर रिफत हुसैन थे, वो बाय द वे जो जिनको आप सुन रहे थे इनसे पहले, वो ही एकेडमिया के हवाले से ये बात कर रहे थे, और उन्हीं का ये व्यू है कि इस तरह का जो पेपर हो वो मुकम्मल तौर पर वो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली इट इन्वॉल्व्स एंड कंसल्ट्स द पब्लिक ओनली। तो एक तो ये बात है, और दूसरी बात ये कि एनएससी में तो चंद अरकान हैं। अभी जनरल कयूम हमारे साथ हैं, वो आपको सुन रहे हैं और पूरी बात में हमारे साथ शरीक हैं। उनका ये ख्याल था एनएससी में तो सिर्फ चंद अरकान हैं, ये पूरे पार्लियामेंट और तमाम पार्लियामेंट के जितने अरकान हैं, इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबके सामने आनी चाहिए। उन्होंने बल्कि ये बात की है कि आप कोई जॉइंट सेशन बुलाएं और तब ये इसको प्रेजेंट करें। मैं जनरल साहब की बात से एग्री करता हूं। जो उसके ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, उनको जरूर जॉइंट पार्लियामेंट में लाया जाए, उस पर डिबेट किया जाए। बदकिस्मती से हमारा हाल ये है कि यहाँ पर इन कैमरा सेशन में भी अभी सेशन के अंदर जो चीज हो रही होती है वो बाहर टिकट्स पे चल रही होती है। सो हाउ सीरियसली वी टेक इन कैमरा सेशंस एंड हाउ सीरियसली वी टेक नेशनल सिक्योरिटी इन दिस कंट्री इज ऑल्सो ट्रेजिक। बट उसके बावजूद भी आई एम ऑल फॉर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी, और मैं जनरल साहब की बात से इत्तेफाक करता हूं कि अगर नेशनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होती, और उसको आई थिंक इसी चीज को सोच के उसको 2 हिस्सों में बनाया गया है। एक ऑब्वियसली जो है क्लासिफाइड और नॉन क्लासिफाइड, तो उसको पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यही बात है जैन साहब, क्या आप एंडोर्स करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट के हुकूमत जाएं, दोबारा अप्रोच करें ऑपोजिशन को, और एटलीस्ट इस तरह के जो कौमी इश्यूज हैं उनको साथ लेकर चलें ऑपोजिशन को इन तमाम तर मामलात पे? एक उनको, आपको याद होगा जब उन्होंने एनएससी मीटिंग को बॉयकॉट किया था, सबसे बड़ा ऑपोजिशन का ये ग्रीवेंस था कि उसमें क्योंकि वजीर आजम नहीं होंगे, इस वजह से उन्होंने कहा था कि हम बॉयकॉट कर रहे हैं, क्योंकि पिछली सिटिंग्स में प्राइम मिनिस्टर नहीं थे। देखिए ना, यहीं से ऑपोजिशन की संजीदगी का आपको पता चल जाता है कि जी वजीर आजम नहीं है तो हम उसमें नहीं आएंगे। भाई एक तरफ से आप कहते हो कि इंक्लूसिव होनी चाहिए, हमारा इनपुट लेना चाहिए। आपने वजीर आजम को इनपुट देना है या आपने इंस्टीट्यूशंस को इनपुट देना है? आपने अपना मौकिफ बयान करना है। पाकिस्तान की सारी रिस्पॉन्सिबल इंस्टीट्यूशन वहां पर मौजूद थी, सिविल एंड मिलिट्री। तो प्राइम मिनिस्टर का होना ना होना इज अ पॉलिटिकल टैक्टिक। ऑपोजिशन ताली 2 हाथ से बचती है। ऑपोजिशन पहले ये फैसला कर ले कि अगर वो संजीदा है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के बारे में, सिक्योरिटी पॉलिसी के बारे में, और वो समझती है कि कुछ ऐसी चीजें, प्राइम मिनिस्टर भी तो लीडर ऑफ द हाउस है ना, जाहिर है प्राइम मिनिस्टर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। मैं अपनी बात से मुकम्मल कर लूं, और वो समझती है कि कुछ चीजें
अबाव पॉलिटिक्स होती हैं, कुछ चीजें नेशनल इंटरेस्ट में होती हैं, जैसे कि पैकेट हो गया, जैसे कि कश्मीर पॉलिसी होगी, जैसे कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी होगी, तो फिर उसके ऊपर सियासत ना किया करें, उसके ऊपर देन दे शुड पुट द बेस्ट फुट फॉरवर्ड और आए हमारे से बात करें, बट पिक एंड चूज ना करें कि जी ये हम समझते इंपॉर्टेंट है, ये आनी चाहिए, ये हम नहीं समझते। जब मुल्क का सदर तकरीर कर रहा था, नेशनल असेंबली से एड्रेस कर रहा था, तो वहां पर ऑपोजिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फाड़ फाड़ के उसके मुंह में फेंक रही थी, ये ऑपोजिशन की संजीदगी है। जब हम जॉइंट रेजोल्यूशन की बात कर रहे थे कश्मीर के ऊपर, तब ऑपरेशन जो है वजीर आज़म के खिलाफ नारे लगा रही थी। तो आप पिक एंड चूज नहीं कर सकते। अगर आप समझते हैं कुछ चीजें अबाव पॉलिटिक्स है और नेशनल यानी यही मैं आपसे सवाल ही कर रही हूं जैन साहब कि मेरा ये सवाल है कि आप कहते हैं कि इट्स ओके फॉर द प्राइम मिनिस्टर नॉट टू अटेंड द एनएससी मीटिंग, लेकिन ये कि इनको सीरियसनेस दिखानी चाहिए, इज दैट करेक्ट? I'm not saying it's true whether it's okay or not. What I'm saying is if the Prime Minister for whatever reason was not there, तो इनको कम से कम तो अपनी संजीदगी शो करनी चाहिए थी, इनको आना चाहिए था। It's not like कि और सीनियर मेंबर्स नहीं थे, डिफेंस मिनिस्टर मौजूद थे, फॉरेन मिनिस्टर मौजूद थे, इंटीरियर मिनिस्टर मौजूद थे, दीगर हमारी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट के लोग मौजूद थे, तो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग तो मौजूद थे। सही, मैं जरा इस पे रिस्पॉन्स लूं जनरल साहब का। जी जनरल साहब, प्राइम मिनिस्टर थे या नहीं थे, इररिस्पेक्टिव ऑपोजिशन तो संजीदगी दिखाती, ये जाहिर है हम एक टू एंड फ्रो एंड राउंड द सर्कल्स जाएंगे इस बहस में, लेकिन आप मेरे ख्याल में इस पे ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए। मसला ये है कि आज पार्लिमानी सिस्टम के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इज द लीडर ऑफ द हाउस, जो कि मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है और प्राइम मिनिस्टर है। मेरे ख्याल में उनको रोका भी जाए तो वो दरवाजा तोड़ के भी अंदर आए, उनको कहें कि जब तक मैं नहीं हूं, मैं सुनूंगा नहीं सारी बात, और मैं ये नहीं देखूंगा कि जो पॉलिसी मैंने ओके की हुई है या सिक्योरिटी वाले लोगों ने इनपुट के साथ बनाई है, उसके ऊपर ऑब्जर्वेशन अपोजिशन की क्या है और कितनी जेन्युइन है और कितनी नहीं जेन्युइन है, ये उन्होंने फैसला करना होता है ना। तो आई थिंक इसमें तो कोई डिस्कशन की गुंजाइश ही नहीं है कि, और आपने देखा कि प्राइम मिनिस्टर ने खुद कहा मैं हाथ भी नहीं इनसे मिलाता, क्योंकि इनकी इज्जत अफजाई हो जाती है। तो अगर हकारत ये है, और आपने अपनी नेशनल जो सिक्योरिटी की पॉलिसी में लिखा हुआ है बड़े ब्रॉड उसके अंदर कि जी नेशनल कोहेजन एंड यूनिटी इज इंपॉर्टेंट, तो आप देखें कि आप उसको नेगेट उधर कर रहे हैं। आप अभी इसी पॉलिसी के अंदर मसला कश्मीर का भी जिक्र है, जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि जी हम कश्मीर के ऊपर अगर बातचीत आगे चलती है और डायलॉग शुरू हो जाता है तो हम इंडिया के साथ तिजारत भी करने को तैयार हैं। ये पहले ऐसे नहीं था, पहले यही था कि जी आप इसके ऊपर कंसीड करें, ये बैठ के हमारा आपसे कुछ इस पे मुआहदा होगा तो आगे चलेंगे। फिर आपने कहा इकोनॉमिक इसकी स्ट्रेंथ, बिल्कुल हम मानते हैं कि इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बड़ी जरूरी है, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेंथ ऑन ग्राउंड है क्या, उसको देखना है। सही, और फिर है डिलीवरी बेस्ड गुड गवर्नेंस सिस्टम भी इसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर जो जिक्र नहीं है तो वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर का नहीं है, जो आइन का एक हिस्सा है और जिसके मुताबिक एक मिनट दे दे, मैं जी कौमी सलामती पे अगर कारी जरबे लगी है ना तो वो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर के उस प्रिंसिपल को जो आइन में दिया हुआ है उसको वायलेट करने की वजह से। फेयर इनफ, ये काफी एक जेन्युइन असेसमेंट है जी। अच्छा, क्विक रिस्पॉन्सेस फ्रॉम एवरीबडी। डॉक्टर साहब, आपका इस पे एक जुमला आ जाए, फिर मैं जैन साहब की तरफ बढ़ती हूँ। एक बड़ा जरूरी सवाल है जिसको आई थिंक जैन साहब शुड रिस्पॉन्ड, लेकिन डॉक्टर साहब एक मिनट चाह रहा था, मेरे पास हर वक्त ही इतना ही है जी। जनरल साहब, जब जस्टिस मुनीर ने नजरिया जरूरत दिया तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टूट गई, कौमी सलामती पे हरफ आया। जब अयूब खान सही पॉइंट मेड सर, मैं इसीलिए टाइम जरा शॉर्ट है, मैं तमाम के इसमें व्यूज ले लूं, और ये बड़ा जरूरी आपने पॉइंट्स उठाए हैं। मैं इस पे चाहती भी हूं कि ये जरा हम लोग कंक्लूसिव इस पे बात कर लें टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेगमेंट। डॉक्टर साहब जी मोना, मेरा ख्याल ये है कि पॉइंट ये नहीं है कि पार्लियामेंट के अंदर डिबेट होनी चाहिए। एक पब्लिक ओनरशिप आपको चाहिए इस पॉलिसी की। उसके हवाले से जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी बहस होगी वो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से वो बहस मुबासा होगा, उसके हवाले से इसको एक लेजिटिमेसी मिलनी चाहिए। अगर लेजिटिमेसी इसकी नहीं होगी, अगर इसके साथ इसको बदकिस्मती से अगर ये समझा गया कि पीटीआई की हुकूमत ने ही डॉक्यूमेंट किया और वही इसके ओनरशिप है, तो उससे इस पॉलिसी की जो क्रेडिबिलिटी है और इसकी जो पब्लिक एक्सेप्टेंस है वो मुतासर होगी। जी जैन साहब, इस पे रिस्पॉन्ड कीजिएगा। 4 साल पॉलिसी है, इलेक्शंस उसके बाद आ रहे हैं। इट इज नॉट नेसेसरी, अगर पीटीआई के अलावा कोई और पार्टी इन पावर हो तो उनकी ओनरशिप होनी चाहिए। मैं डॉक्टर साहब की बुनियादी बात से तो एग्री करता हूं बिल्कुल कि पहली बात तो इसके ऊपर ओनरशिप होनी चाहिए, पार्लियामेंट आप डिबेट कराना चाहिए, बिल्कुल कराएं। लेकिन जो मैंने पहले बात की थी मैं वही कहूंगा, ये पीटीआई का बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है, ये डॉक्यूमेंट 2014 से बन रहा है।
सिर्फ ये है कि पीटीआई ने इसके ऊपर फोकस किया है और उसको एक अमली जामा पहनाया है। बट इसको बड़ी ज्यादती होगी कि हम इसको पीटीआई का डॉक्यूमेंट बना दें और आने वाली हुकूमतों के अंदर, आपने देखा 4 साल की पॉलिसी है इसके अंदर, तो 4 साल की पॉलिसी में तो नेचुरली अगली हुकूमत आ जाएगी। सो पब्लिक ओनरशिप बिल्कुल होनी चाहिए, आई डोंट डिसएग्री विद दैट। और अगर आप पार्लियामेंट को डिबेट कराना चाहते हैं बिल्कुल कराएं। और ये ट्राइकोटमी ऑफ पावर का जो तस्करा नहीं है, क्योंकि इसके अब्यूज से मामला खराब हुए। जैन साहब, इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? ये एक जेन्युइन पॉइंट है जनरल साहब का। नहीं, ट्राइकोटमी ऑफ पावर इज अ गिवन, वो तो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन आपको गारंटी करती है, तो उसमें कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है इसमें? राइट नाज़रीन, आई हैव टू वाइंड अप ऑन दिस नोट। इतने ही वक्त था हमारे पास इस सेगमेंट में। थैंक यू टू ऑल द डॉक्टर रिफत हुसैन, जैन कुरैशी और लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल कयूम हमारे साथ थे। शॉर्ट ब्रेक, विल बी बैक, स्टे विद अस। अगर कभी गैस लीकेज हो तो कभी भी बिजली का स्विच ऑन ऑफ नहीं करते और माचिस बिल्कुल नहीं जलानी। इसके बाद खिड़कियां और दरवाजे खोल देने और बाहर खुली हवा में आ जाना। बाहर आते ही मेन वॉल बंद कर दें और SNGPL की हेल्पलाइन 1199 पर कॉल करनी। SNGPL, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। कुंबे की तश्कील के वक्त ये बात याद रखें कि बुढ़ापे का सहारा बच्चों की ज्यादा तादाद नहीं बल्कि काबिल और लायक औलाद होती है। सोच बदलो, जिंदगी बदलो। मुफ्त मशवरे और काबिल भरोसा सहूलियात की हुसूल के लिए मुफ्त कॉल करें महकमा बहबूद आबादी, हुकूमत पंजाब। वेलकम बैक नाजरीन। अगले सेगमेंट की तरफ रुख करते हुए जेनोसाइड वॉच की तहलका खेज रिपोर्ट और उनके इंकशाफात भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी के हवाले से सामने आ गए हैं। ये बताया गया है कि जिस तर्ज पर रवांडा में 1994 में नस्लकुशी हुई थी, उस तरह से भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी का जो सिलसिला है वो खुदा ना ख्वास्ता शुरू हो सकता है। इसमें बताया गया है कि ये 8वें मरहले में तो ऑलरेडी दाखिल हो चुका है और ये मजीद शिद्दत इख्तियार कर सकता है। ऐसे में नाजरीन, जो RSS के साथ भारतीय हुकूमत का नेक्सस है, बीजेपी का नेक्सस है, वो किसी से ढका छुपा नहीं है और यही इसकी सबसे बड़ी वजह है। लेकिन नाजरीन, इसके आगे जो बीजेपी के अपने मामलात हैं वो भी इस हवाले से कोई खुशाइंद नहीं है, कोई तसल्ली बख्श नहीं है। उनके मैनिफेस्टो में इन तरह की चीजें दर्ज हुई हुई हैं। ऐसे में नाजरीन, हम कहां खड़े हैं और दुनिया इस चीज को कितनी अहमियत देगी, इस बहुत इंपॉर्टेंट और तहलका खेज जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट को, इसके बारे में हम बात करेंगे। एंड आई एम जॉइंड बाय जनाब शाहिद अमीन, साबिक सफीर हैं आप पाकिस्तान के और तमाम तर उमूर पे हमारी रहनुमाई करेंगे। वेलकम ऑन बोर्ड एम्बेसडर साहब। फरमाइएगा सर, आपका इनिशियल रिमार्क एक आ जाए, कितना इंपॉर्टेंट और कितना अलार्मिंग आप देखते हैं ये जो जेनोसाइड वॉच ने इंकशाफात किए हैं कि भारत में मुसलमानों की नस्लकुशी किस हद तक आगे बढ़ चुकी है और कितनी आगे मजीद जा सकती है? क्योंकि ये जो जेनोसाइड का ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी एक बैनुल अक़वामी अहमियत तो है। यूनाइटेड नेशंस में भी और अमेरिका की जो कांग्रेस है उसमें भी ये इनकी पजीराई हासिल है। और ये जो सब प्रोफेसर हैं, ये बड़े एक्सपर्ट हैं इस जेनोसाइड के, और इन्होंने सही तौर पे प्रेडिक्शन की थी माजी में कि बुरुंडी में जो कुछ कत्लेआम हुआ था या जिसको जेनोसाइड कहते हैं, नस्लकुशी हुई थी, जिसमें मेरे ख्याल में कोई 8 लाख के करीब लोग मारे गए थे। जी। तो उस लिहाज से इनका बड़ा तजुर्बा है और जाहिर है कि हम ये तो नहीं कह सकते ये इनमें कोई पाकिस्तान मौक़िफ़ या प्रो मुस्लिम कोई सेंटिमेंट है। एक तो ऑब्जेक्टिव स्टडी है, इसलिए इसकी बड़ी एक अहमियत बनती है। एक इम्पार्शल क्वार्टर से, एक बैनुल-अक़वामी तौर पे रिकग्नाइज ग्रुप की तरफ से, एक बहुत ही माहिर इसमें प्रोफेसर जो एक्सपर्ट हैं उनकी तरफ से ये प्रेडिक्शन की गई है। और वाकई जैसे हिंदुस्तान के हालात हैं उसमें ये चीज़ ऐन मुमकिन नज़र आती है। अभी आपने पिछले दिनों देखा होगा, मेरे ख्याल में पिछले माह में इंडिया के एक मुसलमान मुंबई के एक्टर हैं
उन्होंने ज़हीरुद्दीन शाह उन्होंने इस बारे में ये कहा था कि एक सिविल वॉर जो है वो आइन मुमकिन है और उस हालत में मुसलमान जो है वो लड़ेंगे, क्योंकि जाहिर है कि अगर उनको ख़त्म करने की कोशिश की गई तो वो उसका जवाब देंगे। तो गोया ये हालात जो है हिंदुस्तान में बिगड़ते जा रहे हैं। और अभी जो हिंदुओं का वहाँ पे जो एक होली जगह है हरिद्वार, वहाँ पे जो इज्तिमा हुआ है और जिसमें बीजेपी की पूरी मौजूदगी थी, यानी रूलिंग पार्टी के लोग वहाँ मौजूद थे, वहाँ पे बाज़ बड़ी इंतहाई खतरनाक किस्म की तकरीरें की गई जिसमें खुले बंदों में ये कहा गया कि मुसलमानों को मार, उनके खिलाफ वेपन इस्तेमाल करो, और उसकी कोई तरदीद या कोई उसके बारे में एडवर्स रिएक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया। मोदी साहब बिल्कुल खामोश हैं। वैसे तो छोटी छोटी बात के ऊपर उनके यहाँ से रिएक्शन आते हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी बात हुई कि मुसलमानों को कत्लेआम की खुले बंदों कॉल दी जा रही हैं, उसके लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने ना कोई तरदीद की, ना पसंदीदगी का इशारा किया। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हालात वाकई बिगड़ रहे हैं और इस सिलसिले में ये जो जेनोसाइड वॉच की रिपोर्ट है इसकी बड़ी अहमियत है। जी बिल्कुल एम्बेसडर साहब, मुसलमानों की लिंचिंग करने वालों को बाकायदा फूलों के हार पहनाए जा रहे होते हैं बीजेपी के अरकान और मेंबरान की तरफ से, तो इसमें तो कोई मेरा ख्याल है हैरत की बात नहीं कि उन्होंने कोई कंडेमनेशन नहीं की या मजम्मत नहीं की उस तकरीर की। ये फरमाइएगा सर, अब पाकिस्तान की तरफ से कौमी सलामती पॉलिसी बाकायदा डॉक्यूमेंट हो चुकी है, ऐसे में पाकिस्तान का रिएक्शन इतने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट पे आपको लगता है कि हमने सफिशिएंटली रिएक्ट किया है इस पे, और हमें अब इसको किस तरह से आगे परस्यू करना चाहिए? मेरे ख्याल में हमारे सदर अलवी साहब ने ऑलरेडी इसको और जगह पे ट्विटर के ज़रिए से मेरे ख्याल में आगे फॉरवर्ड किया है और दुनिया के गवर्नमेंट से अपील की है कि इस सिलसिले में वो फौरी तौर पे गौर करें और इसके बारे में हिंदुस्तान के रवैये को रोकने की ज़रूरत है। यकीनन हमारी डिप्लोमेटिक एफर्ट इस सिलसिले में होना चाहिए और कैंपेन होनी चाहिए, हमारे मीडिया को भी इस सिलसिले में फाल होना चाहिए और इंटरनेशनल न्यूज़ मीडिया में इस बात को हाईलाइट करने की ज़रूरत है। उसके लिए जो भी तरीक़ाकार इस्तेमाल किया जा सके, असर रसूख है या वहाँ के जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं अहम, उनके साथ रब्ता किया जाए ताकि वहाँ पे रिपोर्टें जो है दुनिया में आनी चाहिए कि यूनाइटेड नेशंस के फोरम में, ह्यूमन राइट्स के फोरम में ये हमें इस इशू को उठाना चाहिए और इसमें पाकिस्तान का एक डायरेक्ट रोल भी बनता है। फिर हमारे जो NGOs हैं और दीगर इदारे जो हैं वो भी इस सिलसिले में फ़ाल होने चाहिए। तो गोया कि ये खतरे की एक घंटी बजी है जो कि बैनुल अक़वामी जेनोसाइड ग्रुप की तरफ से आई है और यकीनन इसको दुनिया को सीरियसली इस पर नोट करना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि देखिए ये चीज़ जो है इसमें बहुत सारे इसके पहलू हैं। हिंदुस्तान में मुसलमान थोड़े से नहीं हैं, कोई 22 मिलियन या उससे भी ज़्यादा मुसलमान आबादी है वहाँ पे और वो बाज़ इलाकों में उनकी खासी बड़ी नुमाइंदगी है, बल्कि अक्सरियत तक है। तो वैसे भी आपको अंदाज़ा ही है कि माजी में एक रिकॉर्ड रहा है, बल्कि बीजेपी बनने की जो उनके फाउंडर थे सावरकर साहब, उन्होंने तो ये कहा था कि हर दफ़ा हिंदू मुस्लिम फसाद होता है तो मुसलमान ही कामयाब होते हैं, वो ज़्यादा आगे आते हैं, वो ज़्यादा हिंदू मारे जाते हैं, मुसलमान कम मारे जाते हैं, इसलिए कि हिंदू बुनियादी तौर पे उन्होंने उनके अल्फाज के मुताबिक कावर्ड्स हैं, बुज़दिल लोग हैं। तो गोया कि इंडिया के लोगों को इस बात के बारे में मोहतात रहना चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता खाना जंगी शुरू होगी तो ये ऐन मुमकिन है कि वहाँ के हिंदुओं को बड़े शदीद नुकसानात उठाने पड़े। मुसलमान को ऐसे ही बैठे हुए अपने आप की जाने नहीं दे देंगे। बिल्कुल। तो इसलिए यकीनन ये एक आलमी मसला है। और देखिए अगर खुदा न खास्ता हिंदुस्तान में जेनोसाइड शुरू होता है, मिसाल के तौर पे आगरा में 50,000 मुसलमानों को शहीद किया जाता है, तो आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान खामोश बैठेगा? तो इन हालात में दोनों मुल्कों में बड़े सख्त कशीदगी फैलेगी और उसका क्या नतीजा निकलेगा वो कुछ नहीं बयान किया जा सकता। तो ये सिर्फ वो बुरुंडी वाली बात नहीं है कि जिसमें कोई बड़ी ताकतें इन्वॉल्व नहीं थी। यहाँ पे इंडिया पाकिस्तान दोनों बड़ी ताकतें हैं, न्यूक्लियर ताकतें हैं और इसलिए बैनुल अक़वामी कम्युनिटी को इस बात का संजीदगी के साथ नोटिस लेना चाहिए कि ये जेनोसाइड का सिलसिला अगर हिंदुस्तान में बढ़ता गया, एक तो बुनियादी तौर पे ये बिल्कुल ही काबिल मजम्मत चीज़ है, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है। दूसरे इसका की इम्प्लीकेशन इंडिया पाकिस्तान में ताल्लुकात में बिगाड़ में आ सकती है जिसके बड़े अनप्रेडिक्टेबल नताइज निकल सकते हैं। बिलाशुबा एम्बेसडर साहब ये भी फरमाइएगा कि ख्वाह रफेल्स हो, S-400 वगैरह, ये हम देख रहे हैं कि दिफाई तौर पर भारत और अपने आप को मतलब जो है वो मिलिट्री वॉर में और डिफेंस वॉर में आगे जा रहा है। दिफाई तौर पर बड़े एक्सपेंडिचर्स अपने ऊपर कर रहा है भारत और तमाम का जो निशाना है बदकिस्मती से पाकिस्तान नजर आता है।
पाकिस्तान का अब इस पे क्या रिएक्टिव, क्या आपको लगता है कि हमें भी मिलिटरीली इक्विप होने की जरूरत है या सिफारती सतह पर इन मामलात को दिखाने की, दुनिया को बावर कराने की जरूरत है? कैसे हम लोग इस पे अब रिएक्ट करें? नहीं, देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तो एक बड़ा बुनियादी डिफेंस है विच इज़ द न्यूक्लियर डिटरेंट। और इसके अलावा हमारी अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आर्म फोर्सेस जो है उन्होंने हमेशा बहुत ही ज़्यादा बहादुरी और काबिलियत तो दुनिया में अपने प्रोफेशनलिज्म की वजह से उनकी बड़ा एक नाम है। तो इसलिए ये आर्म्स रेस वगैरह चीज़ में तो हमें नहीं शामिल होना चाहिए, ना हम इक़्तिसादी तौर पे इसके मुताबिक हो सकते, क्योंकि बुनियादी तौर पे इट इज़ अ न्यूक्लियर डिटरेंट विच इज़ कीपिंग द पीस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन जाहिर है कि हिंदुस्तान की ये जो फौजी तैयारियां हैं हमारे लिए तशवीश का बायस है, और सिलसिले में यकीनन हमें इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ तो कांटेक्ट में रहना चाहिए, और जिस हद तक चाइना की मदद से या किसी और तरीके से अपने दिफा को बेहतर कर सकते हैं वो करना चाहिए। लेकिन देखिए, असल इशू ये नहीं है कि हिंदुस्तान की जंगी तैयारियों का क्या नतीजा होगा। उनको मालूम है अच्छी तरह से कि पाकिस्तान कोई कमज़ोर मुल्क नहीं है, और अगर खुदा न खास्ता ऐसे हालात आए तो पाकिस्तान अपने दिफा करने की पूरी सलाहियत रखता है, जिसके अंदर ना सिर्फ न्यूक्लियर डिटरेंट है बल्कि हमारी कन्वेंशन कैपेबिलिटी भी शामिल है। तो इसलिए हिंदुस्तान में अगर कोई इस वक्त की कोई जल्दबाजी में कोई बात करता है तो वो खुद अपनी खुदकशी के मुताबिक होगी। लेकिन जाहिर है कि कोशिश होनी चाहिए कि किसी हालत में मामला जो है जंग की तरफ ना जाए, बल्कि इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना चाहिए। सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस में दीगर इदारों को इस बारे में अलर्ट करना चाहिए कि हिंदुस्तान की पॉलिसियां बड़ी खतरनाक हैं। वैसे भी ये इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, यूनाइटेड नेशन चार्टर के खिलाफ है, ह्यूमन राइट्स चार्टर के खिलाफ है। इसलिए इन सब चीज़ों को बैनुल अक़वामी तौर पर हमको इनको रेस करना चाहिए, और हमारे जितने ऑफिशियल एंड नॉन ऑफिशियल ग्रुप हैं वो इस सिलसिले में मुतहर्रिक होने चाहिए। राइट, बहुत शुक्रिया आपका। एम्बेसडर शाहिद अमीन नाज़रीन हमारे साथ इसमें मौजूद थे और काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने बात की है। एक तो ये परेशान कुन जो रिपोर्ट है जेनोसाइड वॉच की, और फिर पाकिस्तान को, दुनिया को इस पे कैसे रिएक्ट करना चाहिए। दिस वॉज हिम ऑन ऑल दिस। देखने का शुक्रिया नाज़रीन, अब के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।